डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा जो टेंथ क्लास के अंदर एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक ऑफ साइंस क्लास, साइंस सब्जेक्ट ऑफ टेंथ क्लास। तो इसमें हम जो चैप्टर सेकंड है एसिड, बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। और इसके जो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ डायग्राम्स हैं और काफ़ी कुछ रिएक्शंस हैं सॉल्व की हुई हैं, उनसे रिलेटेड हैं, हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम मेनली एसिड और बेस के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो साल्ट है, साल्ट से रिलेटेड जो जो भी डिस्कशन है और इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो हम सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो चैप्टर फर्स्ट है वो भी बड़े अच्छे ढंग से डिटेल में डिस्कस किया है, दो पार्ट के अंदर डिस्कस किया है। उनके जो लिंक है वो भी इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये केमिस्ट्री सेशन का हम बोल सकते हैं सेकंड चैप्टर रहेगा। और इसमें हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के अलावा कुछ आपको ट्रिक्स या टिप्स भी इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगी। और ये आपके सीबीएसई एग्जाम हो, मेनली हम फोकस करेंगे सीबीएसई पे। लेकिन सीबीएसई पे यदि हमने फोकस कर लिया तो जाहिर सी बात है एचबीएसई और आरबीएसई जो स्टेट बोर्ड एग्जाम हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो टिपिकल रह जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है, हम जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। मेनली जैसा बताया है, इस चैप्टर में हमने एसिड, बेस एंड साल्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना है। एसिड और बेस से रिलेटेड हमको इस पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जबकि जो साल्ट है उसके लिए हमारा जो पार्ट टू रहेगा। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया इस चैप्टर से रिलेटेड दे दिया जाएगा। जैसे एसिड और बेस में आपको मेनली डिफरेंस क्या पता होना चाहिए। जैसे हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर भी बोला हुआ है, हालांकि एसिड और बेस के बारे में हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लेते हैं, एट्थ वगैरह में भी आ जाता है इनका जिक्र। एसिड होते क्या हैं, जो एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव आयंस हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब हम वाटर के अंदर इनको डिजोल्व करते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, और इन टेस्ट, और खट्टे होते हैं टेस्ट में। और ये कैसे होते हैं, बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं। इसके अलावा एसिड की और ख़ास बात क्या है, जैसे कलर इंडिकेटर की बात करें हम, कलर इंडिकेटर्स, और कलर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे लिटमस को हम यूज करते हैं, तो ये लिटमस को क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, लिटमस पेपर को। और डी से हम याद रख सकते हैं, एसिड के नाम में भी लास्ट में डी आता है और डी रेड में भी आता है। तो इस तरीके से तो कुछ ट्रिक है वो याद रखनी पड़ेगी इसी तरीके से। हालांकि ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है लिटमस का, तो वो हम याद रख ही लेते हैं। इसके अलावा जो बेसिज हैं वो क्या करते हैं, बेसिज आपके रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेसिज है। तो इसका बी से याद रख सकते हैं इसमें, इससे मतलब कैसे ये कलर चेंज करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी कुछ और भी इंडिकेटर पढ़ेंगे कलर इंडिकेटर में, जैसे फिनोप्थिलीन भी होता है। फिनोप्थिलीन तो बेसिज की प्रेजेंस को ज़्यादा बताता है, पिंक कलर का हो जाता है। सोल्यूशन वैसे कलरलेस रहता है किसके अंदर, एसिड के अंदर। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज भी होता है, कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा आइडिया उनका लेंगे इसमें। इसके अलावा एसिड और बेस रिएक्शन कैसे करते हैं मेटल्स में, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। इसके अलावा ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में क्या चीज़ें हैं सारे एसिड के अंदर या फिर सारे बेसिस के अंदर कॉमन क्या है। जितने भी बेस हैं हमारे वो ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी एसिड हैं वो एच पॉजिटिव आयन, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी। लेकिन जैसे हायर क्लासेज में पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज जरूर हो जाते हैं, लेकिन टेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल इतना याद रखना है कि इनमें कॉमन चीज सारे एसिड्स में कॉमन है, एच पॉजिटिव आयन, और जबकि ये क्या रहेंगे, वो एच नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हमको साल्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है। साल्ट में मेनली हमको ये पता लगता है कि NaCl की क्या इंपॉर्टेंस है, और NaCl की एक रिएक्शन पढ़ी जाती है क्लोर एल्कली रिएक्शन।
जिसके अंदर NaOH को प्रोड्यूस किया जाता है, और इस NaOH से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा मतलब इसी के एक रिएक्शन से NaOH रिएक्शन में या फिर इसके अलावा NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनसे हम ब्लीचिंग पाउडर की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा है और वॉशिंग सोडा है, उनके बारे में भी डिस्कशन होता है। और एक साल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, COP या फिर जिप्सम, के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर। तो साल्ट का डिस्कशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा पार्ट सेकंड में, और मेनली हमने पढ़ना है किसके बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। तो एसिड और बेस की सिंपल डेफिनेशन हमने देख ली है। वैन हम क्या लिख सकते हैं, विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिड्स, विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड बेस। हालांकि इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हमको 10th पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझना है वो कुछ यहाँ पे आपको सिंपली क्या है, स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं, उनमें हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहला एक डू यू नो में ऑरेंज कलर का पैसेज है जो आपका लिटमस पेपर से रिलेटेड रहता है। लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर किस में से बनाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। एक लाइकन होता है, लाइकन क्या है, लाइकन एक एसोसिएशन होता है जिसमें एल्गा प्लस फंजाई दोनों मिलके, हालांकि बायोलॉजी के अंदर हम ज़्यादा पढ़ते हैं लाइकन को, ये दोनों मिलके एक साथ रहते हैं, एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स दोनों एक साथ रहते हैं, काम का बंटवारा करके रहेंगे। और किसके अंदर आता है, ये डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ट्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके के क्या है ये, फाइटा मीन्स प्लांट, प्लांट्स के अंदर ही आता है, फाइटा का जिक्र है जो। और प्लांट किंगडम में हम अलग अलग ग्रुप्स पढ़ते हैं, उनमें थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में कौन कौन आ जाते हैं, एल्गी भी आ जाता है एंड फंजाई भी आ जाता है। और थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स ये absent होते हैं, इसलिए इनको थैलोफाइटा बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको एक कॉमनली इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को। लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज किया जाता है और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। और जब सॉल्यूशन नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसका कलर रहता है पर्पल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसिड बेस का तो हम रट लेते हैं कि क्या क्या रहेगा, लेकिन ये पर्पल कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर क्या शो करता है, ये पर्पल कलर में मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रेड कैबेज लीफ, लाल जो रंग की बंद गोभी आती है उसके भी हम क्या करते हैं, इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, एंटरमेरिक। इसके अलावा कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रा, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, इसके अलावा जर्मेनियम, जेरानियम, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपको पेपर में कहीं वर्ड मिल जाए तो कंफ्यूज हो सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया, लेकिन ये आपको नाम है वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको 10th पॉइंट ऑफ व्यू से CBSE या बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड में भी पूछ सकता है क्योंकि ये बुक से बाहर नहीं है। तो वैसे हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इनको हम क्या बोलते हैं, जो एसिड और बेस का पता लगता है जिससे। और ये स्पेशली क्या है, कलर इंडिकेटर्स होते हैं, कलर इंडिकेटर्स। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, उनके भी हम एग्जाम्पल हालांकि देखेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो क्या होते हैं, जो कलर की बजाय स्मेल चेंज हो जाती है, पहले उसकी गंध कुछ अलग थी लेकिन एसिड के अंदर डालेंगे तो स्मेल चेंज कर लेते हैं, बेस में एक डिफरेंट कलर है, डिफरेंट ऑर्डर है, ओडोर या स्मेल है वो शो करते हैं। दो प्रकार के इंडिकेटर हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, कलर इंडिकेटर में ये आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ के कैसे कंफ्यूज करेगा, जैसे ऑल फैक्ट्री में आ जाता है ओनियन, वेनिला, ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। और इसके साथ में ये एक एग्जाम्पल उठा देगा यहाँ से कोई भी और पूछ लेगा कलर इंडिकेटर कौन सा है इसमें। तो ये एग्जाम्पल जो भी मेनली ये तीन ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, टर्मेरिक वगैरह तो हम रखते ही हैं, रेड कैबेज लीफ भी, ये हाइड्रेंजिया और पेटूनिया और जेरेनियम, ये आपके कलर इंडिकेटर में आ जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, कलर वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे के अंदर क्या है, टू कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये जरूर याद रखना आपने, रिस्पेक्टिवली मतलब इसकी सीरीज में ही हमको कलर बताने पड़ेंगे। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपको केवल रेड लिटमस पेपर ही दिया हुआ है तो आप कैसे पता लगाओगे कि
एसिड कौन है, बेस कौन है इसके अंदर। तो यदि हम बात करें किसकी, सबसे पहले इसने बात की है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल पे कैसा कलर शो करता है, पर्पल। इसके अलावा एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और रेड है तो रेड ही रहेगा वो। और यदि हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेसिक में क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनके एक नाम बताने हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर ABC, हालांकि इसने कुछ नहीं दिया, हम सिंपली ऐसे लिख के भी इसका आंसर है वो दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स वो हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ गया है मेन चैप्टर, ये जो रहेगा आपका लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस से रिलेटेड। इससे अलावा तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग टेस्ट, चेंज कैसे होता है। इसके अलावा ये टेबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये NCERT से बाहर मैंने बताई है, लेकिन इसमें आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दी मिलेंगी। जैसे रेड लिटमस पेपर है, यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिनल कलर क्या होता है लिटमस पेपर का, और एसिड में क्या कलर आएगा उसका, और बेस में क्या है। जैसे रेड लिटमस है, रेड रहता है नॉर्मल, रेड लिटमस पेपर अलग होता है, ब्लू अलग होता है, तो हम देखते ही हैं लैब में। तो इसमें एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, रेड से रेड ही रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, बेसिक सी बात है। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू कलर का मिलेगा आपको, और ये रेड हो जाता है किसमें, एसिड में, और यहाँ पे कोई बेस के अंदर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। टर्मेरिक है जो हल्दी है, जैसे हमने पढ़ा था, वो कैसे कलर चेंज करती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। टर्मेरिक है येलो कलर की होती है इसका नॉर्मल कलर, एसिड में इसका कलर कुछ नहीं होता, जबकि रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है इसके अंदर, ये हो जाता है आपका टर्मेरिक का बेस के अंदर। जैसे अपने कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और साबुन हम उसके ऊपर लगाते हैं, साबुन एक बेस है, और हल्दी के ऊपर लगते ही वो क्या हो जाता है, रेडिश कलर का दाग हो जाता है, पहले वो येलो इस कलर का था। इस तरीके से हम का ये प्रैक्टिकल तो घर पे भी हम देख सकते हैं। उसके बाद रेड कैबेज जूस, ये पर्पल कलर का होता है मेनली, और रेडिश कलर का किस में हो जाता है, ये एसिड्स में, और जबकि ग्रीनिश येलो ग्रीन कलर का हो जाता है किसके अंदर, बेस के अंदर। ये टेबल बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हमारे 10th पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे ही बनाई हुई है। जैसे फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है इसमें, वैसे इसका सॉल्यूशन है ना वाटर जैसा दिखाई देता है ये, लेकिन एसिड में भी कलरलेस होएगा, बेस में आते ही पिंक कलर का हो जाता है ये। जैसे कई बार जो जादूगर हैं वो कलर चेंज करके दिखा देते हैं, पहले ट्रांसपेरेंट है दोनों चीज़ें, जैसे एक बेस ले लिया, बेस भी क्या है, कोई ट्रांसपेरेंट बेस ले लिया, बिल्कुल वाटर जैसे दिखाई देता है। ऐसे ही एक दूसरा क्या ले लिया उसने, फिनोप्थिलीन, दोनों ही बिल्कुल पानी जैसे दिखाई देंगे, एक दूसरे के अंदर मिलाते ही कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल डार्क पिंक कलर आपको अच्छे से दिखाई देता है। तो वहाँ पे कोई जादू नहीं होता, वो केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस के साथ ही खेला जाता है, एक प्रकार की रिएक्शंस है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज का आपसे पूछ लिया जाता है, ऑरेंज कलर का होता है ये, रेड कलर किसमें हो जाता है इसका, एसिड में, जबकि बेस में येलो कलर। ये आपको ध्यान नहीं रखने पड़ेंगे, इनकी कोई अलग से वैसे ट्रिक्स टिप्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बड़े हो जाते हैं। जैसे पेटल्स ऑफ चाइना रोज, ये रेड कलर की होती हैं, मैग्नेटा और रेड कलर किस में दिखाती हैं, ये एसिड में, जबकि ग्रीन कलर में हो जाती हैं आपकी बेस के अंदर। इसके अलावा ओनियन जो प्याज हैं, ये दोनों हैं, ये आपके ओल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये ओडोर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मेल्स वेनिस, जो गंध होती है प्याज की, वो बेस के अंदर हम डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जैसे हमारे जो कई बार हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वो प्याज को एक सॉल्यूशन में डबो के रखते हैं, जिससे उनकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। पिंक कलर का सॉल्यूशन रहता है, प्याज पिंक पिंक कलर के रहते हैं, वो स्मेल गायब करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा वेनिला है, वेनिला का जो स्मेल है वो भी गायब हो जाती है किसके अंदर, बेस के अंदर। एसिड में वो स्मेल ऐसी की ऐसी आती रहती है, वेनिला में एक फ्लेवर होता है ये। अब यहाँ पे हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एसिड और बेस की, वो देखेंगे, या फिर केमिकल रिएक्शंस कैसे करते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा आइडिया दिया हो आपको, लेबोरेटरी के अंदर जो एसिड और बेस हैं वो क्या क्या होते हैं और उनको आप कैसे टेस्ट करोगे। जैसे HCl, ये कुछ फॉर्मूले हैं, और आपको फॉर्मूले बनाना भी मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे कुछ बेसिस होते हैं, और कुछ इसमें एसिड हैं जिसके पीछे ज़्यादातर OH लगा हुआ है, NaOH है, जो CaOH2 है, MgH2 है, ये हैं सारे बेसिस। एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं
एग्जाम्पल बेसिक सी बात है ये तो भाई, एसिड कौन है और बेस कौन है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, खासकर एनसीईआरटी बुक के हर एक एग्जाम्पल। उसके बाद हम देख लेते हैं ये एक रिएक्शन, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। और आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है बच्चे क्रैमिंग से ज़्यादा चीज़ें रट के आते हैं, थ्योरी ज़्यादा रट लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। उनको ये भी पता है कि स्कूल में बड़ा ही रेयर ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों पे। तो यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड ये पूछ लेगा आपसे, डायग्राम शोइंग द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद मेटल्स, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करो 2 नंबर में। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा जिसमें डायग्राम पूछे हैं बस, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम केवल क्वेश्चंस की बजाय डायग्राम को भी ध्यान से देखें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्टैंड दिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी में, डायग्राम है ये। और इसमें क्या है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे दाने रखे हुए हैं, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब हम डालते हैं तो जिंक सल्फेट तो बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। तो हमेशा याद रखेंगे हम जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट तो बनता ही है, जैसे ये बना है यहाँ पे साल्ट इस तरीके से, और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, इसका हम एक्सपेरिमेंट से कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है। तो ये कैसे पता करेंगे, इस टाइप का सेटअप लगाना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक सिंपली डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब मीन्स जो क्या करती है, हमारी इस गैस को इस बर्तन के अंदर डिलीवर करती है, लेके आती है। और ये सॉल्यूशन क्या है, सोप सॉल्यूशन। और सोप सॉल्यूशन में जब गैस को फ्लो, हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, वैसे हम किसी सोप सॉल्यूशन में जैसे बबल्स बनाते हैं, सॉल्यूशन में ही हम बबल्स बनाएंगे तो वो यहाँ पे झुंड में इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के बबल्स हल्के होते हैं, हाइड्रोजन बड़ी ही हल्की गैस है, बिल्कुल लिथियम से भी हल्की गैस है, लेकिन फिर भी लिथियम को हम बैलून्स में यूज करते हैं, जो उड़ने वाले बैलून्स है। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, जैसे गैस निकलेगी वो बबल्स बना के उड़ जाएगी ऊपर। बबल, और बबल्स के पास यदि हम कैंडल को लेके आएंगे तो वहां पे क्या है, वो पॉप साउंड के साथ जो एक बर्निंग होगी उसकी, और वो क्या पता लगाएगी, जो H2 है ना, H2 क्या करेगी यहाँ पे, फायर मतलब आग पकड़ लेती है, और सिंपली इसको थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत है जो हमने कैंडल से दे दिया, और H2+O2 H2O वाटर वेपर्स के रूप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और ये रिएक्शन थोड़ी एक क्या है, एक छोटे ब्लास्ट के साथ, इतना बड़ा ब्लास्ट तो नहीं है पॉप साउंड के साथ, लेकिन ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो ज़्यादा, जैसे रॉकेट में हम फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये सेटअप है। यहाँ पे तो रिएक्शन करवाई हुई है ये, और जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में निकाल के उसके बबल्स बना के कैंडल के साथ उसको ब्रस्ट करवाया है। सिंपली हमको याद रखना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। सिंपली कोई भी आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे जिंक यहाँ पे हमने पढ़ लिया, मैग्नीशियम हो सकता है, इसके अलावा सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मरकरी हो सकता है। और ये कोई मेटल है, आपसे किसी भी बेस से रिएक्शन पूछी जा सकती है। बेस से कैसे, जैसे NaOH के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये, इसके अलावा HCl के साथ ये रिएक्शन कैसे करेगा, HNO3 के साथ कैसे करता है, ये पूछ लेता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन है। और ये हम सिंपली और कोई एसिड है या जैसे HCl का ही देख लें। तो सिंपली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके अंदर सबके अंदर कॉमन है हाइड्रोजन गैस, ये निकलेगी ही निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से यदि चला जाता है तो क्या बनता है कि सोडियम जिंकेट Na2ZNO, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है सोडियम जिंकेट। यहाँ पे H हाइड्रोजन के रूप में चला गया, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन कैसे रिएक्शन करता है, MgCl2। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में तो हमने देखा था रिएक्शन आपको बनी बनाई मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको रिएक्शन खुद बनानी पड़ सकती हैं और बैलेंस करनी पड़ सकती हैं। सिंपल आपसे बोलेगा डिराइव 2 to 3 एग्जाम्पल, या फिर गिव 5 एग्जाम्पल्स हाउ एसिड रिएक्ट विद बेस, या हाउ ये मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। चलो कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, दी नहीं जाती, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बाहर निकाल देना है। और जो नाइट्रेट है सोडियम के साथ कैसे कंपाउंड बनाता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आपको। एक चीज की यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पे तो क्या बन गया CaSO4,
ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाहर निकालना है, HgCl2, फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो ऐसे आपको इनमें जितने भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे सब में कॉमन चीज़ क्या है, हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। ये था सबसे पहला जो टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद है हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। कार्बोनेट क्या होते हैं, जिसके पीछे CO3 लगा होता है, और मेटल ये बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, जिसके पीछे HCO3 लगा होता है। CO3 की वैलेंसी होती है -2, इसकी होती है -1। तो जब ये वैलेंसी हमको पता है तो हम किसी भी मेटल का एग्जाम्पल इसके साथ पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें एक सिंपली इस टाइप के डायग्राम को आप लाइटली मत लेके चलना, थोड़ा ध्यान दे के जरूर चलना एग्जाम टाइम में। तो इसमें जब आपसे पूछ लिया जाए विद डायग्राम आप इसको समझाओ 2 नंबर में, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर क्या लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में Na2CO3 यदि हम लेंगे और एसिड या बेस रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ, में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। तो इसमें कॉमन चीज क्या याद रखनी है, जैसे पीछे हमने देखा था क्या था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो यहाँ पे जैसे CO3 है, ये CO2 गैस निकालती है, और एक ऑक्सीजन जो ये है इसका बच जाता है, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ पे CO2 और H2O हैं वो आपके बनते हैं। इसके अलावा जो बच गया, अब कौन बच गया, यहाँ पे Cl बचा है और यहाँ पे Na बचा है, तो हमारा NaCl यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें तो आप डायग्राम्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में दे देता है और आपसे पूछ लेता है रिएक्शन को खाओ और इसको बैलेंस करके दिखा आपने। तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कैसे कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम एक गैस निकलती है, जो इस गैस की प्रेजेंस का पता कैसे लगाओगे। जैसे हाइड्रोजन की गैस का तो हमने पता लगा लिया, इस तरीके से सोप सॉल्यूशन में उसके बबल्स बनवाए और उसको कैंडल के साथ लेके ब्रस्ट करवा दिया। अब इसमें कैंडल तो ले नहीं सकते हम, कैंडल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो फ्लेमेबल गैस है। वो तो क्या करेगी, जैसे ही मोमबत्ती उसके पास लेके आते हैं वो एक पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट कर जाएगी। लेकिन जो CO2 है वो क्या करेगी, वो तो ब्रस्ट नहीं होगी उसमें, तो हम किसी भी, और CO2 एक भारी गैस है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हो सकता है वो बबल अंदर ही इकट्ठे होते रहे उसके, और इकट्ठे होते रहे तो पता नहीं लगेगा, हम कैंडल को उसके पास लेके नहीं आ सकते, तो बबल उसमें उड़ जाते हैं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा ईजी रहता है। इस केस में हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं, और ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जैसे इसके अंदर CO2 है, वो इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके आएंगे हम। तो कौन सी गैस है वहाँ पे, CO2, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। और ये कैसे रिएक्शन करता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर इसमें बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, मिल्की कलर। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन था पहले ये ट्रांसपेरेंट था, जैसे ही CO2 इसमें बननी शुरू हुई और उसने इसका कलर कैसा बनाना शुरू कर दिया, मिल्की वाइटिश कलर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये आपको डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, हम ज़्यादातर इस सीरीज के अंदर ऐसी ही चीज़ों में फोकस करेंगे जो आपकी डेफिनेशन के अलावा कुछ रेट रिएक्शन के अलावा अलग आपको बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो लैक ऑफ पॉइंट रहता है ये बैलेंस की हुई रिएक्शंस। जैसे मैंने बताया इसमें कॉमन चीज़ क्या है, H2O एंड CO2, हर चीज़ में देख सकते हैं H2O CO2 H2O CO2, ये चीज़ कॉमन है सबके अंदर। ये तो आपको रिएक्शन का बताया है कि कैसे ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बल्कि वाटर हो जाता है, रिएक्शन है, जैसे अभी ये बताई है मैंने, यही रिएक्शन यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके अलावा यदि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही भी आता है कि आप कैसे पता लगाओगे, एक जगह आपको सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, एक जगह सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का तो फार्मूला है Na2CO3, वो देख ही लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। और रिएक्शन कैसे करेंगे, ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा और दूसरी साइड में NaCl ही बनेंगे। बस वो है कि एक एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आया है ये वाटर में रहता है बस, ठीक है, वाटर के मोलिक्यूल है वो थोड़े एक्स्ट्रा बन जाते हैं, वरना प्रोडक्ट हमारे वही NaCl। और कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, सिंपल बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, ये याद रखना आपको, प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O और CO2 बन जाएगा, बाकी आप उसमें उसका साल्ट बना के छोड़ सकते हो। तो ये इसमें
बेसिक सी बात दी हुई है इसने कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसके भी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे MgCO3, CaHCO3 ट्वाइस। ये फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए वैलेंसी बेस पे फॉर्मूले। और वैलेंसी बेस पे कैसे, इसकी कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, एक्सचेंज होके सिंपल फॉर्मूला रह जाता है। कैल्शियम की 2 है लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 1, इसलिए फॉर्मूला ऐसे बनता है। ऐसे ही यदि हम बात करें, कोई भी एग्जांपल हम स्टडी कर सकते हैं, HgCO3, इसके अलावा एल्यूमिनियम का ले सकते हैं HCO3 की ट्वाइस, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, ऐसे एक्सचेंज होके अब हमारे पास ये क्या है, ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। ये मेटल बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। तो ये रिएक्शन करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवानी है हमने, कोई भी एसिड ले सकते हैं, रटा रटाया नहीं लेना, जैसे HCl H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई एसिड है, जैसे HNO3 के अलावा और कोई एसिड आप H3PO4 भी ले सकते हैं। तो इनमें आपको मेन बात क्या याद रखनी है, जब भी इस टाइप की कोई रिएक्शन है, कॉमन बात है इसमें CO2 H2O निकाल दो आप बाहर, CO2 और H2O। अब एक बात मैंने बताई है, यहाँ से हाइड्रोजन, एसिड हमेशा हाइड्रोजन निकालते हैं, ये तो हमको हाइड्रोजन चाहिए, बाकी ऑक्सीजन अब बोलोगे वहां पे तो Cl था, तो हमको आइडिया लग गया था। इनका क्या करना है, ये जो चीजें एक्स्ट्रा बची हुई है इनको हमने एक साथ ही रखना है, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। हमने चाहिए यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से हमको निकालनी है CO2। CO3 जब CO2 में टूटेगा तो इसमें क्या रह जाएगा, CO3 जब CO2 में टूटता है तो CO2 और एक ऑक्सीजन रह जाती है, ये ऑक्सीजन ज्वाइन कर देती है हाइड्रोजन के साथ। तो सिंपली हमारा CO2 और H2O तो ऐसे बनेगा ही हर केस में। बाकी रिएक्शन कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ बनानी है हमने, ये तो हमने खत्म कर दिया, इसमें तो CO2 और ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन ने वाटर बना लिया यहाँ पे, ये तो कॉमन ही है। अब ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन MgCl2 बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शन आपसे दे सकता है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ देता है, भाई आगे बना के दिखाओ, इसको बैलेंस करो। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप एक ट्रिक भी यहाँ पे पकड़ लेते हो, और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जैसे उसमें हाइड्रोजन बनता था, इसमें CO2 और H2O बनता है, ऐसे 2-3 ट्रिक्स ही हैं बस। ये आपके साथ कोई भी टाइप दे सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। और ज़्यादातर मैंने बोल दिया NCERT के सोलव ज़्यादा देता है, क्योंकि वही हमारी आंखों से छुप जाते हैं, हम इन टेक्स्ट पर एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, सोलो पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO4 से ये SO4 बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे HgNO3 वाइस, CO4 के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन AlCO4, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल है वो स्टडी कर सकते हो। कॉमन चीज जो आपको याद रखनी है, CO2 एंड H2O याद रखना है इस केस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। साल्ट और वाटर जो बनता है, साल्ट और वाटर, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स एसिड का अपना एक इफेक्ट था, बेस का भी अपना इफेक्ट था, दोनों को मिला देंगे लगभग अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन। दोनों को मिला दो क्या बन जाएंगे, H2O। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, और एसिड के अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी वजह से होती है, बेस के अंदर स्ट्रेंथ OH की वजह से होती है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिलके वाटर बना लेते हैं। इसके अलावा ये साल्ट कहाँ से बनता है, एसिड किसके साथ आया है, मतलब ये H किसके साथ है, जैसे HCl है, और OH किसके साथ आया है, Na के साथ आया है। क्या होएगा इसमें, Na जो Cl है, Cl है Na के साथ मिलके NaCl बना लेगा। OH हमने देखा है H के साथ मिलके क्या करता है, H2O बना लेता है। मतलब इफेक्ट है ना जो इनके, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रल का मतलब खत्म कर देना एक दूसरे का प्रभाव। इस तरीके से हमको सिंपली वर्ड का मतलब समझना है किसकी बात चल रही है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात चली है। मैं आपसे बोला हुआ है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट
NaOH in a test tube and 2 drops of phenolphthalein solution। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालना है, उसके बाद क्या करना है, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाल के अब NaOH क्या है, एक बेस है, इसके अंदर फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डालते ही क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा, कलर का। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आराम आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करनी है, HCl डालनी है। तो ये मैंने बताया था, जैसे वो जादूगर होते हैं, वो एक बारी कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये भी ट्रांसपेरेंट है फिनोप्थिलीन और NaOH भी ट्रांसपेरेंट है, दोनों को मिला दिया, पिंक कलर आ गया। अब क्या करेंगे, पिंक कलर को गायब भी दिखा देंगे आपको वापस। वो कैसे, इसके अंदर HCl डालते रहेंगे, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये पिंक कलर का है, तो क्या होएगा, जो ये बेसिक इसके अंदर नेचर थी वो HCl ने खत्म कर दी और क्या बना लिया, साल्ट और वाटर। और ये चीज क्या है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल के अंदर जो हमारा फिनोप्थिलीन है वो क्या रहता है, कलरलेस। तो इस तरीके से वो कलर आपको गायब भी करके दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी का ही जिक्र किया हुआ है, हमको ज़्यादा ब्लाइंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ सच में जादू है ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सिंपली एसिड और बेस के साथ ज़्यादा खेला हुआ है वहाँ पे। तो NaOH HCl के साथ मिलके NaCl, एक्वस, एक्वस मीन्स पानी के अंदर घुला हुआ, और लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको मिल जाता है। तो सिंपली इसमें याद रखना है क्या होंगे, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर। तो बात याद रखनी है यहाँ पे, एसिड हमने पढ़ लिया, बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आएंगी तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या, ये साल्ट की नेचर हम पढ़ेंगे। यदि आपने एसिड को क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या ले लिया, वीक, तो क्या होएगा, ये एक दूसरे का इफेक्ट तो कैंसिल कर देंगे। वीक मतलब इतना कमजोर है बेस कि वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट इसका कम कर देगा, साल्ट तो बना देगा ये, लेकिन पूरा इफेक्ट कम नहीं कर पाएगा। तो पूरा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, जितना कम करेगा वो तो खत्म कर लेगा, मतलब बेस तो हमारा हो जाएगा खत्म। प्रभाव किसका बच जाएगा, थोड़ा बहुत एसिड का। तो ये कैसे साल्ट बनेंगे, यहाँ पे एसिडिक साल्ट बन जाते हैं। अब इसका उल्टा करें तो, यदि है हमने वीक ले लिया, ये हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो ये वीक एसिड है, कुछ हद तक तो लड़ेगा इससे, के प्रभाव को खत्म करेगा, लेकिन जब ये खुद खत्म हो जाएगा तो किसका इफेक्ट बच जाएगा, बेस का। तो ऐसे साल्ट कैसे रहते हैं, बेसिक साल्ट। ऐसे ही यदि दोनों वीक ले लिए हमने, और या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, एक जैसे ले लिए दोनों, तो उससे क्या कंडीशन आएगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे, और हमारा साल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। ये तीन प्रकार के साल्ट आपके मिल जाते हैं। एसिडिक साल्ट क्या है, बेसिक साल्ट क्या है, सिंपल आपको याद रखना है। एसिडिक साल्ट कब बनते हैं, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक साल्ट बनेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, बेसिक साल्ट। और वीक हो दोनों या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, HCl बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस है, NaCl यूज ही करते हैं हम घर पे साल्ट के रूप में, तो न्यूट्रल ही होता है। और वाटर तो इनमें सब में बनेगा ही, वाटर तो इसमें है। तो इस तरीके से हमको ये आइडिया लग जाता है कि साल्ट की जो नेचर है वो कितने टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा और, मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ पे समझना है, मेटल वाला चैप्टर हालांकि इसके आगे आएगा, मेटल नॉन मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक हैं तो जाहिर सी बात है, इसने क्या बोला है, मेटलिक ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है ये बेस है, ये एसिड है, क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। वर्डिंग का फर्क है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें क्या बोला इसने, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या होती है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, तो इनका ऑक्साइड क्या होता है, CO2, NO2, ये क्या है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक इन नेचर। और किसके साथ रिएक्शन बोली है इसने, बेस के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वही साल्ट एंड वाटर। तो ऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं होना ना अपने, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड तो आ गया तो हम समझ जाएंगे, OH है उसके अंदर, OH वाले तो हमने देख ही लिए, वो 23 बेस हैं। लेकिन यदि हमारे पास ऑक्साइड है
ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड में कैसे बदला जाता है, वाटर में मिला दिया जाता है उसको। जैसे MgO है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgOH2 बन जाएगा। तो ये है तो क्या, ये भी बेस था, और वाटर तो क्या है हमारा न्यूट्रल है, तो बेस ही रहेगा। तो इस तरीके से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस होते हैं किसके, मेटल की बात करें जब। और जब नॉन मेटल की बात करते हैं ये क्या होते हैं, ये होंगे आपके एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक का तो बेस के साथ रिएक्शन करते हुए आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे ये क्या बन गया था हमारा बेस, बेस की रिएक्शन आपसे एसिड से पूछी है, और यहाँ पे एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन। और यदि ऐसे आ जाए रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड, दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी। हम ये ले लिया, ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है बेस है, बनना क्या है सेम साल्ट एंड वाटर है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, यदि जल्दी जल्दी हम देखें तो हमारा मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और उसके बाद फिर मेटल ऑक्साइड की बात हम कर सकते हैं। रिएक्शन एसिड के साथ, रिएक्शन बेस के साथ, और इसकी रिएक्शन इसके साथ, जैसे मेटल ऑक्साइड है ना, इसके साथ नॉन मेटल ऑक्साइड साइड। और यहाँ पे क्या कॉमन है सबके अंदर, साल्ट वाटर। तो आपको इन वर्डों से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्साइड ऑक्साइड से, और ऑक्साइड की बात करें, और हाइड्रोक्साइड की भी यदि बात करें, हाइड्रोक्साइड ये क्या है सारे, इस साइड में जो भी लिखे हैं मैंने, ये वाले ये बेस है, ये एसिड है, ये याद रखना। तो सेम कंडीशन ही रहेगी। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, सेकंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट केप्ट इन ब्रास कॉपर वेसल्स। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार आ भी जाता है। ब्रास क्या होते हैं हमारे, पित्तल बोलते हैं इसको, और कॉपर क्या रहता है आपका ये तांबा। तो इसमें क्या करते हैं, यदि हम कर्ड खट्टे पदार्थों को, जैसे तांबे के बर्तन होते हैं घर में, यदि हमने उसमें दही या छाछ रख जाती है, लस्सी रख देते हैं, तो क्या हो जाती है, कड़वी हो जाती है, बिटर टेस्ट, क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड। और एसिड हमने पढ़ा है क्या है, ये सारी ये मेटल्स हैं, के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा एक तो, साल्ट। और साल्ट समझ के ये मत समझना कि हमेशा NaCl ही साल्ट होता है, साल्ट बड़े टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ साल्ट तो बड़े टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। वाटर तो इसके अंदर चलो बनी में हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी हमने देखा था अभी इसके बारे में, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है कंबाइन करके कोई और बना ले कर्ड के अंदर। तो ये जो खाने लायक नहीं रहता, मतलब ये टॉक्सिक हो जाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से, तो इसलिए नहीं रखना चाहिए सिंपली। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो आगे ने वही बात, हाइड्रोजन गैस। इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। और टेस्ट कैसे पता करोगे इसका गैस का, वो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स हमने लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की थी, जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। और ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रेजेंस कैसे पता की थी हमने, बर्निंग कैंडल लेके आए थे इसके पास, और बर्निंग कैंडल लेके आते ही पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो जाती है। उसके बाद मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्रीवेंसीज। एफ्रीवेंसीज मीन्स जाग जैसी फॉर्म बने इसके अंदर, जैसे हम एयर बबल कर छोड़ देते हैं कि इसमें सोप सॉल्यूशन में, तो एक एफ्रेंसिस बबल्स बनते हैं। और दिस गैस इवोल्व एक्सटिंग्यूश बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल के पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होती है हाइड्रोजन, और बुझाती कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्यूशर भी होता है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। यदि कोई कंपाउंड इसमें कैल्शियम क्लोराइड बना है, तो आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड कोई भी मेटल कंपाउंड है वो आपने क्या लिया था, और कैल्शियम क्लोराइड बना है साथ में, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। सिंपली सिंपली आपने क्या याद रखना है, ये प्रोडक्ट आपको बोल रहा है CaCl2, इस साइड में नहीं लेना आपने। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसने दे दिया भाई, इस साइड HCl लिया हुआ है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये आपसे पूछा है। और एक चीज हमको पता लगी, यहाँ पे CO2 बना है। अब CO2 बनता है और साथ में क्या बनता है, H2O।
इसकी बात आ गई फिर ये कार्बोनेट की, इस कार्बोनेट की मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट में आप क्या ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। कैल्शियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा। CO3 मैम उन्हें बोला था CO2 में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, बल्कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ी रहेगी और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट के H2O बना लेगी। तो ये रिएक्शन लिखनी है और इसको बैलेंस कर देना है, और बैलेंस आप इजीली कर सकते हो एक दूसरे को ये देख के भाई किस में कितने हैं। हालांकि इसके अंदर बैलेंस करने के लिए हमको सिंपली 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम में एक है Cl2 यहाँ पे 2 हमने कर दिए 2 लगा के, CO2 CO3 में से निकला था, तो एक कार्बन है उस साइड में, इस साइड में भी एक कार्बन है, तो बाकी बैलेंस हो ही जाती है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे थोड़े से उलझा के पूछ लेते हैं। तो यदि आपको एक्टिविटी क्लियर है, इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा एक्टिविटी को देखा है, तो आप इजीली सोल्व कर लेते हो इनको। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन इन, अभी बात हमने शुरुआत में की थी, कॉमन क्या है, जितने भी एसिड हैं, जैसे इसने एग्जांपल दिए हैं कौन कौन से, HCl, इसके अलावा HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एसिड हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सब में कॉमन चीज़ यही है। तो इसकी एक आपसे बोला जाता है कि इसकी प्रेजेंस का पता कैसे लगाओगे, या फिर एक क्वेश्चन हमारे ब्लू बॉक्स में भी आएगा, ग्लूकोज एंड अल्कोहल का कैसे पता लगाओगे कि ये एसिड नहीं है। एसिड को जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं ये प्रोटॉन्स छोड़ देते हैं, इसके अलावा इनमें से आयन्स अलग हो जाते हैं, जैसे HCl था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर यदि हम HCl मिलाएंगे तो ये क्या है, वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है हमारा, वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, नो इलेक्ट्रिसिटी पास, लेकिन जैसे हमने HCl मिलाया इसके अंदर बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयंस, और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन यदि हम ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, और अल्कोहल की बात करते हैं मान लो इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, हालांकि इसमें OH लिखा जाता है, में काफ़ी सारे वैसे तो हाइड्रोजन हैं, लेकिन इनको घोलते हैं हम वाटर के अंदर, तो क्या है, ये वैसे तो घुल जाते हैं लेकिन आयंस में नहीं ब्रेक होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं टूटता, इनका सोलिबिलिटी जरूर शो करते हैं, ये नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो आंसर भी यही रहता है कि यदि इनको घोलते हैं हम, या फिर एक्टिविटी, तो आपसे पूछ लिया जाता है ड्राइव एन एक्टिविटी या एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कंडक्ट या फिर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्टिविटी का आपसे डायग्राम ध्यान में रखना है, ऐसा का डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार की एक्टिविटी बोल रहा है, यदि एन इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, तो क्या होएगा, जाहिर सी बात है सोडियम Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनाएगा, और ये आयंस भी क्या करेंगे, एक्टिविटी शो करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, नेल लगाई हुई है, दो दो इलेक्ट्रोड का काम करेंगी ये, बीच में गैप है, और गैप किसने भर दिया, पानी ने, वाटर के ने, और वाटर में यदि हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होएगी और हमारा सर्किट कंप्लीट होएगा, बल्ब ग्लो करना कर देगा। और जाहिर सी बात है यदि नहीं आयन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होएगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन, स्पेशली दो नाम आपको याद रखने हैं, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब हम वाटर में इनको मिलाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम, वो आपको जस्ट यहाँ पे तरीका भी दिखाया हुआ है कि कैसे आपको मिलाना होता है। यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोला है ड्रॉपर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और स्ट्रॉन्ग बेस भी, हालांकि हम समझेंगे भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। अब यदि हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड है, वो प्रेजेंट है, साल्ट है इसके अंदर, और क्या होएगा इसमें H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, इसके अंदर मोस्ट लिस्टमस पेपर ले लिया और कोरक के साथ इसको बंद किया है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है और पेयर ऑफ टोंग है। अब देख सकते हो टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ा हुआ, जाहिर सी बात है जैसे हम वाटर के अंदर, सिंपली हमको एक बात याद रखनी है, जैसे हम किसी भी एसिड को या फिर किसी भी बेस को वाटर में मिलाते हैं, वो प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसे
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायग्राम दे देता आपको और ऐसे पूछेगा कि इसमें हम रिएक्शन का कैसे पता लगाएं, डायग्राम को देख के रिएक्शन की नेचर का पता लगाओ, आप किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये टोंग से आपको समझ आना है कि हमारे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगी ये, और हीट से सिंपली क्या है हमारे पास। और दूसरी बात, टोंग इसलिए भी यूज की हुई है कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाथ पे ना गिरे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है जो हीट की है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज्यादा इसमें से रिलीज हो, गर्म हो जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब। तो अब यहाँ पे यही याद रखना है, वाटर के अंदर मिलाएंगे एसिड को तो हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन करके कई बारी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस के रूप में भी दिखता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है और H आयंस भी बनाता है। कोई भी आपका एसिड जैसे HCl की रिएक्शन H2O के साथ करके दिखाई हुई है, और हमारा क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाता है। NaOH के OH कुछ भी हो, ये क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, बाकी मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम आयंस अलग हो जाता है। तो कॉमन चीज हम बोला है, कॉमन क्या रहेगी इसमें, या फिर वाटर के अंदर जब हम मिलाते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट डिसोसिएट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको एल्कलीज की भी दी हुई है। एल्कली क्या होता है, बेस एल्कली में क्या फर्क है, बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो भी सकते हैं, नहीं भी सारे, लेकिन एल्कली स्पेशल वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। यही बोला हुआ है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच। सोपी मीन्स चिकनी चिकनी होती है उनकी सरफेस, पीटरी इन टेस्ट, और कोरोजिव का मतलब है क्या है, वो किसी भी मेटल को किसी भी सब्सटेंस को क्या है डैमेज कर सकते हैं। और टच का मतलब, बीटर का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको टेस्ट करना है, कई तो ऐसे भी होते हैं टेस्ट यदि आप करो तो डेथ या फिर ऐसी बीमारी भी आपको, या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जो मैंने बात आपको पहले बता दी है, साल्ट एंड वाटर बनने का रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एसिड से H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, यहाँ से OH नेगेटिव, H2O हमारा बनने का रीजन है ये। और यही रीजन आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यदि हम मिलाते हैं इसके बाद यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन आपको दी हुई है किसकी, सोडियम क्लोराइड हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, वो थोड़ा सा समझना है हमने। टेस्ट इस डायग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में, और इसमें यदि H2SO4 मिलाएंगे हम, सिंपली क्या होएगा, HCl गैस है वो बन जाती है HCl। और ये HCl गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोइस्ट लिटमस पेपर, यदि हम लेके आएंगे इसके पास गीला लिटमस पेपर लेके आएंगे, तो ये ब्लू लिटमस लेके आएंगे तो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सूखा लिटमस पेपर लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो कोई कलर चेंज नहीं होएगा, क्योंकि HCl है ना ये ड्राई है, यहाँ पे ड्राई HCl गैस, और ड्राई HCl गैस डोंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। या तो ये गिल्ली होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए इसके अंदर, या फिर हमारा जो लिटमस पेपर है वो मॉइस्चर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस लिटमस का कलर तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि उनको वाटर ना मिले, कि वाटर में आने के बाद ही वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट किस चीज से शो करते हैं, ये प्रोटॉन्स छोड़ते हैं, बेस क्या छोड़ते हैं, OH नेगेटिव आयंस, उन्हीं से उनका इफेक्ट पता लगता है हमको। तो वाटर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे शो की हुई है, वाटर में ही जब ये घुलते हैं तभी इनका इफेक्ट है वो दिखाई देता है। उसके बाद एक चीज और जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो किससे रिलेटेड है, जब ये वाटर के अंदर घुलते हैं उस बेस पे कि कितनी स्पीड से घुल जाते हैं, ये कितने % डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएशन डिग्री या डिसोसिएशन कैपेसिटी ऑफ एसिड और बेस, ऑफ एसिड और बेस, कौन कितने % डिसोसिएट हो जाता है, उस बेस पे हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वीक को जो भी हो सकते हैं, एसिड या बेस की बात करें, दोनों कंडीशन मिल सकती है, यहाँ पे भी एसिड और बेस दोनों हो। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट मींस आपके पास वाटर है एक बीकर के अंदर,
और आपने उसके अंदर मान लो 10 मिलीलीटर HCl या फिर NaOH डाल दिया, और 10 मिलीलीटर में मान लो 1000 मोलिक्यूल्स होते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो 1000 है। इसमें से सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, 10,000 के 10,000 ही सारे HCl है ना, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो ये डिसोसिएट सारे के सारे हो जाते हैं, बचता भी नहीं है। तो यदि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो अपना इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। इसी प्रकार से ये क्या रहते हैं, वीक एसिड या वीक बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्सली डिसोसिएशन होता है। पार्सली मीन्स कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये उतना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटॉन ही कम रिलीज करते हैं, प्रोटॉन की अमाउंट ही कम है। इस बेस पे हम इनको वीक बोलते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद एसिड और बेस को वाटर में जब मिलाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एसिड को वाटर में मिलाएं, भाई मान लो आपने एसिड ले लिया, उसको वाटर में मिलाएं, या फिर एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड ले ली और उसके अंदर वाटर मिला रहे हो आप, तो कौन सा तरीका हम यूज करें इसमें। और इससे पहले टीवी डायग्राम में आपको देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लेना है, पहले वाटर लेना है या फिर जो भी सॉल्यूशन था, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप किनारों से, ध्यान रखना इस चीज का, जैसे इसमें क्या है, किनारों से ऐसे बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको छोड़ना होता है। एसिड को वाटर में मिलाना होता है, ना कि ना कि ये वाली कंडीशन कि वाटर ले लिया और एसिड के अंदर मिला रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था वहां पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है जब ये दोनों मिलते हैं। डिसोसिएशन, एच एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है एक्जोथर्मिक। और इतनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है कि हो सकता है गर्म होकर सॉल्यूशन आपके हाथ वगैरह पे भी गिर सकता है या बाहर छिल के गिर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, वाटर लिया जाता है किसी भी टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, और उसमें HCl यदि मिलाना है हमको टेस्ट ट्यूब से तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है, और साथ साथ में उसको हिलाते रहना पड़ता है टेस्ट ट्यूब को, ताकि वो एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो। यदि वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो उससे भी क्या कर सकता है, एकदम से एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो आपके हाथ पे गिर सकता है। तो यहाँ पे यही बात आपको दी हुई है कि इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, हीट जनरेटेड में काज मिक्सर टू स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब एकदम फुहारे की तरह बाहर गिरेगा वो, काज बर्न्स हाथ पे गिरेगा। तो ये सिंबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। सिंबल का मतलब क्या है कि एसिड्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, एसिड की पावर दिखाया हुआ है। कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड बेस की बोतलों के ऊपर होता है ये निशान, कि आप हाथ पे गिरोगे तो हाथ को बर्न कर सकता है या फिर किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस केस में वाटर में मिलाते टाइम, क्योंकि केमिस्ट्री में डाइल्यूट करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोतल के अंदर आते हैं एसिड और बेस, आपके कंसंट्रेटेड होते हैं। लैब में जब हम खरीद के लेके आते हैं इनको, और लैब में यूज करने के लिए इनको डाइल्यूट भी करना पड़ता है। डाइल्यूट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि आपको वाटर को एसिड में नहीं मिलाना, अंदर वाटर लेके आराम आराम से एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टीयरिंग के साथ, उसको स्टीयरिंग के साथ रखना पड़ता है। इसके अलावा में क्या दिया हुआ है, द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। इससे क्या होएगा, हीट की वजह से वो ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है नीचे से, सॉल्यूशन नीचे पाँव वगैरह पे भी गिर सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कैन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। तो ये ऐसे ऐसे वार्निंग साइन लिखे हुए होते हैं, ये वार्निंग साइन के बारे में आपको बोला हुआ है। मिक्स इन एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन decrease in concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base said to be diluted। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। यदि हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो उसकी जो पहले इसके अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन थी, वाटर के अंदर आते ही वो कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। पहले तो एक ही जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, और वाटर का वॉल्यूम जितना वो सारी कंसंट्रेशन में फैल जाएगी, और वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरी है तो हमारा जो पर यूनिट वॉल्यूम देखें, एक उतने ही वॉल्यूम में पहले वो ज़्यादा थे, यहाँ पे वाटर वाले वॉल्यूम में फैल जाते हैं, तो क्या है, दूर दूर हो जाते हैं आयंस। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बात करें तो वो कंसंट्रेशन, वो मात्रा उसकी कम हो जाती है, और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। ब्लू बॉक्स में भी आएंगे, अभी हम देखेंगे इस तरीके से चेंज करते हैं।
द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरे प्लेनेट पे एसिड कैसे मिलते? वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है, बारिश होती है। नॉर्मल बोलते हैं ना एसिड रेन है, ड्रेन, वो इतनी एसिडिक नहीं है। वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बरसता है। विनस जो हमारा प्लेनेट है, विनस प्लेनेट जो सोलर सिस्टम में आता है ना, उसमें तो बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है, तो इसका नाम याद रखना है, विनस प्लेनेट। उसके बाद हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया आपको, HCl और HNO3 एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज नहीं शो करते एसिडिक करेक्टर। क्यों डोंट शो? बिकॉज ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, हाइड्रोजन इसमें से टूट के अलग ही नहीं हो पाता। व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयंस, प्रोडक्शन ऑफ आयंस। आयंस प्रोड्यूस होंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस की ही फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये अभी बात की थी, वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्यों नहीं करता? क्योंकि वाटर ही नहीं है, ये भी ड्राई है और ड्राई HCl भी है, वाटर तो है ही नहीं है, और वाटर नहीं होएगा तो प्रोटोन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन बनता ही वाटर की प्रेजेंस में है किसी भी एसिड से, तो ड्यू टू absence ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हो ये जो HCl है या फिर कोई भी एसिड है वो अपना इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट केवल कब शो करता है? जब को वाटर मिलता है। इन absence ऑफ वाटर एसिड्स डोंट शो देयर एसिडिक बिहेवियर बिकॉज दे डोंट एबल टू प्रोड्यूस प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयंस। while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to? अभी बात ही की थी, वाटर को यदि हमने मिला दिया ना एसिड के अंदर, वाटर को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिड है एक प्रकार का, क्या है, मान लो यहाँ पे तो एक बारूद का ढेर लगा हुआ है और आपने इसको बस एक क्या दिखाया, थोड़ी सी आग दिखा दी तो ये ब्रस्ट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वाटर है सिंपली, और वाटर क्या करता है, हीट को इधर उधर बखेर देता है, और फिर भी हमको आराम आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना पड़ता है। इसको भी यदि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे ना, ये आपका डैमेजिंग हो सकता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से। वही बात लिखनी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, लोकल हीटिंग की वजह से टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है या फिर स्प्लैश होकर हाथ पे गिर सकती है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? बताया था, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, फैल जाते हैं वो आयंस वाटर में आने की वजह से। अब अगले में, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस? जब बेस ज्यादा मिला दिया जाता है, तो बेस मिलाएंगे तो क्या किया हमने, आयंस को और ज्यादा उसके अंदर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होएगा, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इज द कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाती है। इसको डाइल्यूट किया है, इसको हमने कंसंट्रेटेड किया है, ये बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस? इस स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाया जाता है, पीएच पेपर से। एक पीएच पेपर होता है जिसका मतलब क्या होता है, पीएच का पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस मींस पावर, हाइड्रोजन आयन की पावर देखी जाती है इसमें। और ये आपका एक ग्राफ सा है, इसमें क्या दिखाया हुआ है, पीएच पे 0 से 14 तक नंबरिंग होती है, दिया हुआ ऐसा, और 7 पे आके लगभग लगभग हमारी न्यूट्रल कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में जो ब्लू कलर है, इसका मतलब है प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बिल्कुल ब्लू कलर है। जैसे जैसे जाएंगे ब्लू कलर यहाँ पे खत्म होता जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर कम हो जाता है, ना कि खत्म। अभी भी प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे यदि व्हाइट कलर की देखें, ये OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कम। और यहाँ पे बात करें तो क्या है, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। तो इस ग्राफ से आपको क्या समझना है कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो तो टुवार्ड्स राइट क्या होती है, डिक्रीज, और टुवार्ड्स लेफ्ट बात करें होती है इंक्रीज। और OH की बात करें टुवार्ड्स राइट वो होती है इंक्रीज, और टुवार्ड्स लेफ्ट होती है डिक्रीज। ये कुछ स्पेशल वर्ड मैंने बोला है, स्पेशल वर्ड जो भी आपसे छूट गया वही आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। और जब आप एक एक वर्ड को पढ़ते हुए चलते हो ना, तभी आपका इंटरेस्ट जागता है, हर एक चीज़ आगे के आगे सोलो होती हुई चलती है।
और जब आप बीच बीच में से रटते हो, कुछ चीज़ रट ली बीच में से, उससे समझ में नहीं आएगा वो उसका आगे से और पीछे से क्या रिलेशन है। तो इसलिए हर चीज़ को यदि आप ऐसे जोड़ के पढ़ते हो कि हाँ प्रोटॉन्स की बात हम चलते आ रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ यदि बढ़ेगी, हमने पढ़ा था क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात क्या है, प्रोटॉन्स ज़्यादा छोड़ते हैं। प्रोटॉन्स ज़्यादा छोड़ेंगे, पीएच पे याद रखना, पीएच पे उसकी वैल्यू 0 के आसपास होती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे 14 के आसपास होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेस पे किया जाता है, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे। वीक है वो लेस आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वीक एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, मोर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये एक हमारी बुक के अंदर ऐसा डायग्राम भी दिया हुआ है, पीएच पेपर होता है ये, कलर अलग अलग प्रोड्यूस करता है, लैब के अंदर भी हमको मिल जाता है। एक साइड बिल्कुल ब्लर की होती है, आपको ग्रीनिश कलर मिल जाता है, ग्रीनिश कलर। और ये जो ग्रीनिश कलर है, इससे इस साइड में जाएंगे तो रेडिश कलर की मात्रा बढ़ती रहेगी, इस साइड में ब्लूइश कलर की मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। 0 पे रेड रहता है ये, 14 पे ब्लू रहता है, इतना हमको आइडिया रहना है। येलो कहाँ से रहता है, लगभग वीक फेस के लिए यार, यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू, लगभग ग्रीनिश ब्लू किस कंडीशन में है, लगभग 8-9। तो यहाँ पे रहते हैं हमारा न्यूट्रल कंडीशन, प्योर वाटर है और ब्लड है। ब्लड की पीएच आपसे पूछी जाती है 7.4, और कई बार सीबीएसई में आपसे तोड़ के भी पूछ लिया जाता है 7.35 टू 7.45, और इसका आप एवरेज निकालोगे तो 7.4 के आसपास न्यूट्रल पीएच होती है। इस साइड में आएंगे तो क्या होएगा, ये एसिड है। इस साइड में आएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस साइड में आएंगे तो हम ये वीक बेस है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 पीएच होती है। ये ऑप्शन टाइप में आएंगे आपके, 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हालांकि ज़्यादा 4-5 ही हैं। और लेमन जूस है, ये क्या है 2.2 पीएच होती है इसकी। गैस्ट्रिक एसिड है, ये 1.2 होती है। इसके अलावा बैटरी के अंदर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस एसिड की जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पे इस साइड में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इस साइड में स्ट्रॉन्ग बेस हैं, यहाँ पे वीक बेस हैं। मिल्को मैग्नीशिया की 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 14 पीएच है वो वैल्यू शो करता है। तो लैब के अंदर हम इस स्ट्रिप को, जैसे हमारी लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है, पट्टियाँ होती हैं, ऐसे ही पट्टी होती है इसकी, और वो लगभग इस कलर की रहती है, इस कलर की लगभग। और इसको जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे वो पीएच से कलर चेंज कर लेती है, और इस पट्टी के साथ, ये पट्टी बनी होती है लिटमस पेपर की, एक जो बाहर की कवरिंग है उसके साथ मैच करके देखा जाता है, और कलर को मैच करके देखेंगे फिर पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो पीएच पता की जाती है, पीएच का नंबर याद रखना आपने, 7 के आसपास जो होती है वैल्यू वो न्यूट्रल होती है। उसके बाद यदि हम 3 से 6 तक की बात करें तो वो वीक एसिड है, 0 से 3 तक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड। और बाकी यदि हम इससे रिलेटेड बात करें, 8, 9 और 10 से रिलेटेड बात करें, ये आपके वीक बेस हैं, और 11, 12 से मतलब अपर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आपके हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम जस्ट जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है शायद वो हम देख लेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन तक ही, बाकी साल्ट के बारे में जो डिस्कशन है नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी दी हुई है, टेबल यहाँ पे फिल करके मैंने दे दी है। तो जैसे आप इसको पढ़ सकते हो, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लार है जो हमारी खाना खाने से पहले क्या होती है, वो कलर ऑफ पीएच, पीएच का कलर रेड दिखाती है, इसका मतलब वो एसिडिक होती है, एसिडिक नेचर होता है याद रखना। लेकिन जैसे ही मील खाना खाने के बाद हम देखेंगे तो वो थोड़ा बेसिक कलर है वो शो करती, या बेसिक नेचर शो करती है। लेमन जूस है, हमने देखा है रेड कलर अभी उस पे पट्टी पे, तो 2.3 पीएच इसकी रहती है, एसिडिक नेचर रहेगा। कैरेट जूस है, तो ऐसे हमारी एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं दी हुई, एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो थोड़ा सा एक व्यू यहाँ से ले लेना आप, ये HCl है, जैसे HCl रेड कलर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पीएच है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेसिक होता है एच होती है। टैप वाटर है जो हमारा घरेलू पानी है 7.5, थोड़ा सा क्या होता है एल्केलाइन बेसिक। टोमेटो खट्टा होता है, कॉफ़ी है ये बीटर होती है, वैसे तो कड़वी होती है लेकिन
होती क्या है ये, एसिडिक इन नेचर होती 4.8, ये याद रखना है आपको। कैरेट जूस है, ये आपका थोड़ा सा क्या रहेगा, बेसिक। एरिएटेड ड्रिंक, जो हम ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक चुभती है जीभ के ऊपर जब हम पीते हैं उनको, तो वो एसिडिक नेचर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाती है, H2CO3 एक एसिड बनाती है, और वो एसिड की वजह से ही वो 2.3 उसकी पीएच होती है, लगभग 2.9 के आसपास स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है। तो यहाँ पे कुछ पीएच है, जैसे एनिमल्स और प्लांट में पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारे जितने भी सिस्टम है, हमारा ब्लड है वो 7 की रेंज में ही काम करता है, 7 से लेके 7.8 तक। जैसे हमने बात की 7.4 तक ही काम रहता है नॉर्मली। तो इस तरीके से यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, पीएच यदि कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल सिस्टम में ही वो सर्वाइव, और बोल सकते हैं एक रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। कई बार क्या होता है, पीएच है हमारे वाटर की, वो क्या है 5 के आसपास चली जाती है, ठीक है। और किसकी वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज की वजह से। ये पॉइंट दिए हुए हैं लगभग, कितनी कंडीशन दी हुई है हमारे, लगभग 5 कंडीशन है, और ये 5 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक हो सकता है आपको यहाँ पे जो थोड़ी एक्स्ट्रा टेबल है वो जो आगे काम आएगी, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा आइडिया लेना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। इसमें बीच बीच में से क्वेश्चन उठ के आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पीएच 5.6 चली जाती है यदि हमारे वाटर की, इसकी वजह से, डिजोल्ड गैसेज की वजह से। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में यदि CO2, NO2 ऐसी गैसेज चली जाती हैं, तो वाटर के साथ जब वो नीचे गिरती हैं तो एसिड की फॉर्म में गिरती हैं। और एसिड जब वो बारिश गिरती है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। जो कि नदियों में गिरेगी तो जाहिर सी बात है पीएच कम हो जाएगी, और वहाँ पे फीसीज वगैरह या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सोयल में कैसे इंपॉर्टेंस, सोयल यदि हमारे पास जो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो फार्मर क्या करता है, किसान खेती के लिए, तो वो कैल्शियम, ये स्लैक्ड लाइम या फिर कई बार क्या डालता है उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल देता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे जो चूना वगैरह होता है उसको डालता है ताकि वो न्यूट्रल पीएच पे आ जाए। ऐसे पूछ लिया जाता है भाई एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करना बड़ा जरूरी है फसलों के लिए, ना वो ग्रो नहीं कर पाती हैं फसल। के बाद पीएच और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो HCl होता है, ड्यूरिंग द इंजेक्शन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। कई बार ये एसिड ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं जब, ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर कई बार इंजेशन, इनडाइजेशन का मतलब है अपच की कंडीशन, ठीक ढंग से जब फूड पचता नहीं है, उस केस में ये ज़्यादा रिलीज हो जाता है। और क्या करता है, ये दर्द होता है, में आती है, तो उस केस में क्या, कंडीशन को हम किससे दूर करते हैं, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन एंड एसिड्स, टेबलेट लेते हैं, के उल्टे क्या होते हैं, बेस। तो इस बेस को यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग ले ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग तो आप ले सकते, ये तो जल जाएंगे। तो वीक बेस इसके अंदर यूज किया जाता है जो उस इफेक्ट को खत्म कर के बाद। ये याद रखने हैं जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो केमिकल वेलफेयर मतलब जैसे हनी बी है, इसके अलावा जो एंट हैं, चींटी काट जाती हैं हमको, हनी बी मधुमक्खी है, जब उनको ज़्यादा परेशान करते हैं, कई बार वो वैसे ही मजे मजे के लिए भी हमको काट लेती है। तो लेकिन करती क्या है, बी स्टिंग लीव्स, जो मधुमक्खी का डंक होता है वो क्या छोड़ देता है, एन एसिड, हमारे एसिड छोड़ देता है, और एसिड की वजह से वो जलन होती है, इरिटेशन होती है। उसके बाद वो स्वेलिंग आती है ना, सोजिश आती है, वो किसकी वजह से आती है, एक सेल में यदि एसिड चला गया, उसकी वजह से वो सेल का साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। और यदि कंसंट्रेटेड है तो आसपास की सेल से वहां पे वाटर आना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस की वजह से। और वाटर आने की वजह से क्या है, वो सेल फैल होती है, और ये एसिड है जो उसने छोड़ा है वो आसपास की सेल में भी डिफ्यूज कर जाता है, फैल जाता है आसपास। और आसपास की सेल में भी क्या है, आसपास की सेलों से वाटर भरना शुरू हो जाता है। वाटर भरेगा तो सेल क्या होंगी, वो वाटर ऐसे नहीं है कि आपका यहाँ पे ऐसे वापस एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बनेगी और आपने पिंच वो वाटर निकल जाएगा, वो हर एक सेल के अंदर वाटर भर जाता है।
हर सेल से आप वाटर को निकाल नहीं सकते, तो ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं यदि डंक लग जाता है तो वहाँ पे यदि हम कोई भी बेस रगड़ देते हैं, साबुन रगड़ लेते हैं, लोहे की चीज़ रगड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपने एसिड आपकी बॉडी में आया था ना, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल, जिसकी वजह से स्वेलिंग नहीं होती है, स्वेलिंग को कंट्रोल कर लेता है। उसके अलावा बॉडी का अलग अलग सबका इम्यून सिस्टम है, किसी को ज़्यादा इरिटेशन रहती है, किसी को पता भी नहीं लगता कुछ टाइम के बाद ये काटा है नहीं काटा है, किसी के अंदर ज़्यादा। तो कौन सा एसिड रहता है वो याद रखना है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड है जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, HOOH। क्या रहता है, HOOH। ये कैसे बनता है, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा एक नेटल लीव्स होते हैं, नेटल प्लांट की लीव्स, उनके भी क्या है, कुछ प्लांट के लीव यदि हमको लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, तो वो भी जलन पैदा करते हैं, उसमें भी क्या रहता है, मिथेनोइक एसिड रहता है। इसके अलावा जो टूथ डिके होता है, हमारा दांत वगैरह है वो सड़ते हैं, वो किसकी वजह से, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में रह जाते हैं, और दांतों में रहने की वजह से क्या है, वो एसिड प्रोड्यूस में होना शुरू हो जाता है। जैसे खासकर हम रात को जब खाना खाने के बाद ऐसे ही रेस्ट करने चले जाते हैं, उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, जो कुछ फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा उनको डिग्रेड, तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, शुगर एंड पार्टिकल्स रिमेनिंग ऑन बात आफ्टर ईटिंग। ईटिंग करने के बाद वो पार्टिकल्स है ना, बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड करने से क्या होएगा, फिर वहाँ पे एसिड्स बनेंगे, और वो एसिड्स क्या करता है, वो एसिड हमारे जो टूथ की लेयर होती है, अपर लेयर डेंटाइन, डेंटाइन एंड एनामल लेयर जो होती है, वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये क्या है, मेटल्स के साल्ट होते हैं, खासकर कैल्शियम के साल्ट होते हैं, एक प्रकार के क्या हैं, बेस हैं। और ये क्या बने हैं, फूड से बैक्टीरिया ने जो उसको शुगर वगैरह है उसको तोड़ा है, तो उससे एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमारी जो लेयर है टूथ की लेयर वो डैमेज हो जाती है। जैसे ही डैमेज होएगी वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। टूथ डीके के बारे में लाइव प्रोसेस में भी दिया हुआ है, उसमें पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ये एसिड प्रोड्यूस होता है। मेनली जो ये एसिड प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हमने न्यूट्रलाइज करना है यदि दांत को सड़ने से बचाना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर के लिए हम टूथपेस्ट के अंदर जो देखते हैं कड़वी होती है टूथपेस्ट ना टेस्ट में, जाहिर सी बात है वो क्या है, उनके अंदर बेस होता है, और वो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो जो हमारी टूथ पेस्ट होती है उसमें बेस होता है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मिस हो जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, क्या है, हाइड्रोक्सी पेप्टाइट या पेटाइट, ऑक्सीपेटाइट है ये। तो ये क्या है, ये जो मैं बात कर रहा था ना भी, ये साल्ट होते हैं हमारे में दांतों की लेयर में, डेंटाइन लेयर में, एनामल लेयर में, इसमें बोला हुआ है। तो एनामल लेयर है वो किस सब्सटेंस से मिलके बनती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सा पेटाइट से मिलके बनी होती है। ये जरूर याद रखना आपने, जैसे इसमें मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बताया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में आपको परेशान कर सकता है ये कि भाई ये कोई वर्ड आया भी था नहीं। ये किसमें होता है, हमारी एनामल और डेंटाइन लेयर, दो लेयर होती हैं, जब ये दोनों लेयर डैमेज हो जाती हैं फिर हमको सेंसिटिविटी का पता लगता है, कैविटी बनना शुरू हो जाती है, फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है, टूथ एक होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसको सर्जरी से या फिर दांत को निकलवाना ही पड़ता है। तो शुरुआत इससे होती है, ये लेयर ब्रेक होने से, क्योंकि टूथ हमारे टोटल बोन नहीं है, अंदर से सख्त नहीं है वो, अंदर से तो बिल्कुल क्या है, होलो हैं, नर्व्स वगैरह हैं, उनके अंदर मसल्स वगैरह हैं, पर ऊपर एक लेयर है, इसलिए टूथ बोन्स में नहीं आते, टूथ एक अलग ही टाइप में ऐसे एक लेयर, और वो लेयर यदि डैमेज हो जाती है तो मसल्स उनके अंदर आ जाता है, सेंसिटिव पार्ट आ जाता है, जिसमें बैक्टीरिया रहना शुरू कर देते हैं, घर बना लेते हैं बैक्टीरिया, वहाँ पे इन्वेड वर्ड आता है, इन्वेड का मतलब घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको फिर वहाँ पे क्या, इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है। एक ये है नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, जैसे नेटल प्लांट की बात हम कर रहे थे, ये हर्बेसियस एक घास होता है एक प्रकार का, जो जंगल में उगता है, फील्ड का मतलब है किसी भी ऐसी जगह पे जो ज़्यादा हम
एनिमल्स वगैरह या ह्यूमंस वगैरह के यूज से दूर है। स्टिंगिंग हेयर, इसके जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं इसके शरीर पे, वो कांटेनुमा होते हैं, और जैसे ही हम टच कर जाते हैं, एक्सीडेंटली हाथ लग जाता है तो उससे पेन होता है। और इसकी वजह से अभी बात की थी हमने मेथेनोइक एसिड। फिर एक याद रखना, एक ट्रेडिशनल रेमेडी है रबिंग एरिया विद द लीफ ऑफ डोक प्लांट। एक डोक प्लांट होता है, डोक प्लांट, और एक है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट, नेटल प्लांट एसिड प्रोड्यूस करता है ना, तो ये बेस प्रोड्यूस करता है। और यदि इसके पत्तों को हम रगड़ देते हैं उस जगह पे, तो क्या होएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और एक बात और ये क्या दी हुई है, ये भी क्या होता है, बिसाइड, ग्रोज बिसाइड द नेटल प्लांट इन वाइल्ड। ये क्या है, नेटल प्लांट के आसपास ही उगता है। ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको ढूंढने की इसको जरूरत नहीं है, आसपास ही ये डॉग प्लांट मिल जाता है। और इस डॉग प्लांट से हम क्या है, यदि उसके पत्ते को रगड़ लेते हैं जहां पे हम कोई इचिंग हो रही है, तो उससे सिंपली क्या होगा, तो इसमें क्या बोला हुआ आपके, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट, एक्सीडेंटली टच नेटल प्लांट। तो आपको अगले बार पता होना चाहिए कि यदि आपको नेटल प्लांट ने डंक मार लिया या फिर वो टच कर गया, तो क्या ढूंढना अपने आसपास। आसपास डॉग प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट आपको सर्च करना पड़ेगा कैसा दिखाई देता है। उसके बाद आपको क्या सिंपली को रगड़ लेना है वहां पे। जैसे बियर ग्रिल जाता है डिस्कवरी चैनल पे, तो वो क्या है, आसपास की जो रेमेडीज है, उसको कोई बीमारी हो जाती है तो आसपास उसको जानकारी होती है कौन सा प्लांट उसको सर्च करना है, किसके लीव्स खाने हैं, किसकी टहनियाँ इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं हमको हर चीज़ को क्राइम ही करना पड़ता है। सम नेचुरल अकरिंग एसिड, ये आपसे टेबल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। विनेगर जो अचार बनाने में, पिकल्स बनाने में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, लेमन वगैरह है, जैसे ये दोनों, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं। इसके टर्मेरिंड, इमली है, टार्टेरिक एसिड होता है उसके अंदर। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तोर मिल्क, खट्टा दूध जिसको दही भी बोलते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसिड है लैक्टिक एसिड। इसमें यदि ये प्रेजेंट हो हमारी स्टमक में, यदि हम इसको इनटेक करते हैं फूड के साथ, तब तो है बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि मसल्स में प्रोड्यूस हो जाता है, मसल सेल्स में, तो है दिक्कत की बात। क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उस केस में जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बनता है, विगरस एक्सरसाइज के टाइम, हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में क्या करता है, ये केस में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज़्यादा मसल फटिग, थकान का कारण बनता है। कई बार क्रम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में, मसल्स की जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, पार्टे पड़ जाते हैं, जैसे वो किसकी वजह से, ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से। तो ये डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेमन हमने पढ़ लिया, एंट एसिड में मिथेनोइक एसिड है, दोनों में ही मिथेनोइक एसिड। एंट जो वर्ड है, इसको, ये जो मिथेनोइक एसिड नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि एंट को कुछ मिथेना कुछ ऐसा नाम बोला जाता है एक लैंग्वेज में, और वहां से इससे प्रोड्यूस होने वाले एसिड को मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एंट से निकलने वाले एसिड के लिए नाम है। नीटल वाला जो स्टिंग है, नीटल प्लांट से स्टिंग, उसके अंदर भी एक एसिड ही होता है। फास्टली हम ये देख लेते हैं फोर्थ ब्लू बॉक्स। आज का ये लास्ट रहेगा, वीडियो काफ़ी लेंथी जरूर चलेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली कोशिश की है अच्छे से क्लियर करने के लिए चैप्टर। यू हैव टू सॉल्यूशन, आपके पास ए और बी दो सॉल्यूशन है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बी 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करके पूछ लिया इसने। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में, और पीएच 7 है, यहाँ की साइड हम बढ़ेंगे 6 की तरफ, तो पीएच जो एच कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, इस साइड में ओ एच कंसंट्रेशन बढ़ती है। मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच इज बेस। मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसकी है, 6 वाले की, 8 वाले की कम है। ओ एच पूछ लेता तो उल्टा हो जाता। विच ऑफ दिस एसिड, एसिड कौन सा है, 6 वाला एसिड है और 8 वाला क्या है। What effect does the concentration of H positive ions have on the nature of the solution? H पॉजिटिव आयंस के वजह से सॉल्यूशन की नेचर पे क्या असर पड़ता है। जैसे हमारी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, तो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता रहता है, पीक से आराम आराम से वो स्ट्रोंग हो जाता है। और यदि ये डिक्रीज है, एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो सॉल्यूशन हमारा
बेसिक नेचर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। टू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव एच पॉजिटिव आयंस, इफ यस, बिल्कुल रखते हैं। बेसिक सॉल्यूशन के पास भी जैसे NaOH वाटर के अंदर हमने घोला हुआ है ना, चाहे कितने स्ट्रोंग हो, वो एच तो है, मानते हैं एच पॉजिटिव भी है इसके पास, लेकिन ये कंडीशन है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये ऐसे ऐसे निशान आपको मिल जाते हैं कई बार। और इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा है किसकी, OH की। मान लो ऐसे है 10,000 के आसपास, क्या है हमारे 10,000 या 1 लाख के आसपास क्या है OH नेगेटिव, OH आयंस है, तो ये हो सकता है आपको 20, 30, 50, 100 तक आसपास मिले। कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है OH नेगेटिव आयंस की। अंडर वट सोयल कंडीशंस डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड क्विक लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बात बताई थी ये, CaO कब यूज करता है वो, या फिर सेलेक्ट लाइम, CaOH2, नाम याद रखना इनके, कॉमन नेम है ये। क्विक लाइम मतलब हमारा जो वाइट वॉशिंग के लिए हम चूना यूज करते हैं उसको बोलते हैं, और जब उसको पानी में घोल देते हैं CaOH2 होता है, कब यूज करता है, ये दोनों बेस हैं हमको पता है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पढ़े थे हमने, क्या है, बेस। तो कब यूज करता है, जब सोइल क्या है, एसिडिक हो जाती है। सोइल की नेचर जो एसिडिक ज़्यादा हो जाती है खाद वगैरह डालने से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस टाइप के हम ज़्यादा डाल देते हैं, हालांकि पोटेशियम तो मेटल है, खासकर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो एसिडिक हो जाती है वो। इसकी वजह से हो सकता है आपको अच्छी पैदावार ना मिले, तो उस केस में किसान को ये दो चीज़ें यूज करनी पड़ती। तो इस तरीके से हमने 4th बिली बॉक्स तक अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 के उनसे यूज से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में। इसके अलावा कुछ बचे हुए ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन CBSE या HBSE या RBSE रिलेटेड ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स के लिए आप चैनल को कंटिन्यू रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।